बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैनब है। मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ। हम दो ही बहन भाई थे। मेरे भाई का नाम ज़ियाद है। मम्मा से ज़्यादा बाबा और भाई मुझे प्यार करते। नाज़ो नखरों में पली बढ़ी। मुझे फिल्मों ड्रामों नित नए सॉन्ग्स सुनने का बहुत शौक था, बल्कि एक जुनून था। मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। पढ़ाई के साथ साथ स्कूल से कॉलेज तक हर मुकाबले में हिस्सा लेती थी। मेरे बाबा ने मुझे लड़कों की तरह पाला था। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते। मम्मा कई बार कहती कि मुझे इतना सर ना चढ़ाएं, पर बाबा अनसुनी कर देते। खानदान में कोई शादी होती, वहां ढोलकी मुझे थमा दी जाती। मुझे फंक्शन शादी ब्याह पर जाने का बहुत शौक था। घर वालों से पहले मैं तैयार होती। हम खुले जहन के लोग थे। शादी ब्याह पर डांस गाने ये सब आम बात थी। मुझसे सब कजन्स और सहेलियां गाना सुनती थीं और मुझे कसीर तादाद में दाद मौसूल होती। गोया मैं खुद को एक रियासत की शहजादी समझने लगी थी। पर वक्त कभी हमारे नाज़ो नखरों को नहीं उठाता। कभी वक्त एक जैसा नहीं रहता। कहीं ना कहीं कुछ देकर बहुत कुछ छीन भी लेता है। मेरी पढ़ाई जारी थी। मैं एक वकील बनना चाहती थी। कभी तो मैं रास्ते में मांगते बच्चों को देखती। मैं सोशल वर्क करना चाहती थी। हर रोज कभी मैं वकील, कभी डॉक्टर, कभी उस्ताद बनने का अहद करती थी। हर रोज मेरी पसंद नापसंद बदल जाती थी। जो चीज आज मुझे पसंद है, कल वही मुझे नापसंद होती। मेरी इस आदत से ममा, भाई, बाबा आजिज आ जाते थे। मम्मा प्यार से डांट कर समझाती, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरी अपनी ही दुनिया थी, अपनी जिंदगी थी। हर फिक्र से आजाद और सुकून की जिंदगी गुजार रही थी। मेरे बाबा की शादी उनकी मर्जी से अपनी खाला की बेटी से हुई। दोनों ने अपनी तालीम एक साथ मुकम्मल की। ममा ने तो बाबा से मंगनी के बाद कॉलेज छोड़ दिया, पर बाबा को आला तालीम हासिल करने का शौक था और पढ़ाई के बाद बाबा एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। मुझे हर रोज बाबा और ममा की लव स्टोरी सुनने का बहुत शौक था। जब ममा गुस्सा करती तभी मैं कह देती कि मम्मा तब क्या हुआ था जब बाबा ने आपको पहली बार देखा। मम्मा तब भी शर्मा देती और मुझे डांट देती। मैं हंसकर वहां से खिसक जाती। भाई को एक लड़की पसंद थी, पर मम्मा बाबा अपने भाई की बेटी लाना चाहते थे, जो बहुत सुघड़ और सलीकामंद लड़की थी, पढ़ी लिखी थी और सबसे बड़ी बात के वो भाई को दिल ही दिल में पसंद भी करती थी। पर भाई ना माने और अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली, जिसका नाम फारिया था। शुरू के कुछ दिनों में फारिया ने सबसे बहुत अच्छा बर्ताव किया, पर कुछ ही दिनों के बाद अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो एक लालची और गिरी हुई औरत थी, जिसका अंदाजा भाई को बहुत बाद जाकर हुआ। एक दिन मैं भाई के कमरे में गई। फारिया भाई की अलमारी से पैसे निकाल रही थी, पर उसका पैसे निकालने का अंदाज चोरों जैसा था। मैं उन्हीं पैरों वापस आ गई। मम्मा बाबा एक पार्टी पर गए हुए थे। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। भाई से मांगे तो भाई ने कहा कि अलमारी में पड़े हैं, ले लो। पहले भी कई बार मैं भाई को बताकर उनके वॉलेट से पैसे ले लेती हूँ। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं पैसे लेने गई तो भाभी पहले ही पैसे निकाल रही थी। रात में सब डिनर कर रहे थे। मैं बाबा से 50,000 मांगे। बाबा ने कहा कि सुबह ले लेना, जिस पर भाई ने कहा कि अभी शाम में तो तुमने मुझसे 50,000 लिए हैं। मेरा खाने को ज्यादा हाथ रुक गया। मैंने भाई को कहा भी कि मैंने नहीं लिए, जिस पर भाई हंस दिए। मैं भाई को कसम देकर कहा कि भाई मैंने पैसे नहीं लिए, वो तो भाभी ने लिए हैं। पर भाभी मुकर गईं कि उनको पैसों की क्या जरूरत भला। भाई ने मुझे डांट दिया और उठकर चले गए। साथ ही भाभी भी वहां से उठ गईं। मम्मा बाबा से कहा कि मैंने पैसे नहीं लिए। बाबा खामोश हो गए। मुझे उस वक्त बहुत रोना आया और मैं खाना छोड़कर अपने कमरे में चली आई। अभी इस वाक़ये को कुछ ही दिन गुजरे तो भाई ऑफिस था, मम्मा कमरे में थी। बाबा एक दोस्त से मिलने गए। रात 10 बजे का वक्त था। मैं खिड़की में खड़ी मौसम को एंजॉय कर रही थी। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। एक लड़का चोरी चोरी भाभी के कमरे की खिड़की से दाखिल होकर उनके कमरे में गया और खिड़की बंद हो गई। मुझे तब कुछ समझ ही ना आया कि क्या करना चाहिए। तभी मैंने मम्मा को बता दिया। पहले तो मम्मा ने एक लंबा लेक्चर दिया कि मैं भाभी से बदला लेने के लिए ये सब कर रही हूं। पर मम्मा को कहा कि एक बार देख तो लें, क्योंकि मुझे पहले ही फारिया भाभी की हरकतें मशकूक लगती थीं। मम्मा ने चौकीदार को अलर्ट किया। वो बाहर पहरा दे रहा था। अब जो आया था उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया था।
ममा ने भाभी का दरवाजा नॉक किया। कितनी ही देर दरवाजा खुला ही नहीं। 5 मिनट के बाद भाभी फूली हुई सांसों के साथ दरवाजा खोलकर बाहर आई और कहा कि मैं नहा रही थी, जबकि भाभी के सर का एक बाल भी गीला नहीं था और न ही कहीं पानी का नामो निशान था। फारिया भाभी का रंग मुझे और ममा को देखकर उड़ा हुआ था। ममा समझदार खातून थी। ममा ने कहा कि मास की अलमारी में जैनी के कुछ कागजात पड़े हुए हैं, वो लेने हैं, उसे फौरी चाहिए। पर भाभी ने कहा कि उन्होंने सारी अलमारी देखी है, वहां ऐसा कुछ नहीं। वो किसी भी तरह अंदर जाने ही नहीं दे रही थी। ममा की बर्दाश्त खत्म हुई और ममा ने भाभी को साइड पर किया, पर वहां कमरे में कोई न था। अचानक ममा वॉशरूम जाने लगी तो भाभी भी आगे आ गई और ममा से कहा कि वो नहाने लगी हैं, आप जाएं। ममा ने भाभी का बाजू पकड़कर परे धकेला और जैसे ही वॉशरूम में देखा, एक लड़का दरवाजे के पीछे छुपा बैठा था। ममा ने उसे गिरेबान से पकड़ा और बाहर लाउंज में ले आई और साथ ही एक थप्पड़ भी भाभी को दे मारा। और उसी वक्त भाई घर में दाखिल हुए। भाभी भागती हुई भाई के गले लग गई और अगली बात जो उन्होंने कही, हम माँ बेटी को कसूरवार बना गई। भाभी ने कहा कि ये लड़का जैनी से मिलने आया है। सासू माँ भी उसी के साथ मिली हुई हैं। जब मैंने देख लिया तो सासू माँ ने कहा कि वो माज को बताएंगी कि मैं बद किरदार हूं, तो तुम जानते हो कि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, अब मुझे घर से निकालने की साजिश रची जा रही है। जिस पर भाई हक्का बक्का हमें देखने लगा और ममा से बोला, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद न थी। कितना अजीब लगता है ना, एक इंसान जिस माँ की कोख से जन्म लेता था, अपनी जिंदगी के 25-30 साल अपनी माँ बहन के साथ गुजारता है। वो चंद दिन पहले आने वाली लड़की की खातिर माँ बाप की खिदमत को उन्हीं के मुंह पर मार देता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। भाई उसी वक्त भाभी को लेकर वहां से चले गए। भाभी तो जाना ही नहीं चाहती थी, पर अब ये उनका अंजाम करीब था। मैं हर रोज दुआएं करती कि भाई को फारिया भाभी की असलियत पता चल जाए, वो घर वापस आ जाएं और निदा से शादी कर लें। निदा मेरे ताया की बेटी और एक सुलझी हुई मिलनसार लड़की थी, जिसको भाई ने नापसंद किया था। उसने अभी तक शादी ही ना की थी। कई रिश्ते आए पर वो इनकार करती रही। मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त थी, उनसे हर बात मैं शेयर करती। अब भी घर में जो कुछ हो रहा था, मैं उसके गोश गुजार किया, जिस पर उसने मुझे सब्र की तलकीन की। उस दिन के बाद से ममा की तबीयत खराब रहने लगी थी। कैसे उन्होंने अपनी ममा और सगी बहन के किरदार पर उंगली उठाई और कैसे 2 दिन की आई हुई लड़की की खातिर अपनी ही बहन के किरदार को पामाल कर दिया। बाबा बहुत समझाते कि उन्हें अपनी तरबियत पर पूरा यकीन है, उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन ममा मुतमईन ना होती थीं। उन्हें बेटे की दूरी और उस औरत की मक्कारी की फिक्र खाई जा रही थी कि कहीं भाई को कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। उस दिन भाभी फारिया घर से तो चली गई थी, पर पछता रही थी, क्योंकि उन्हें था कि वो माँ बेटी को घर से बाहर करेंगी। फारिया ने भाई से जायदाद से हिस्सा मांगने का कहा, पर भाई ने बताया कि बाबा ने उसे आख कर दिया था। जिस दिन तुमसे शादी की थी, वो घर भी बाबा के नाम पर है। जिस पर फारिया भाभी गुस्से में आ गई और भाई को अच्छी खासी सुना दी। भाई के सर से भी मोहब्बत का भूत अब उतर चुका था। उन्होंने जैसा सोचा था फारिया भाभी वैसी नहीं थी। किराए के घर में रहना उनकी शान के खिलाफ था। भाई जो कमाते, भाभी फजूल खर्चियों में उड़ा देती। एक दिन भाई कुछ काम से हॉस्पिटल गए। वहां उनके एक दोस्त रिजवान थे। वो दूसरे शहर से उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर होकर आए थे। भाई ने उसे फैमिली समेत घर दावत पर मदऊ किया, जिसका जिक्र वो फारिया भाभी से करना भूल गए थे। अगली शाम रिजवान और उसकी बीवी घर के दरवाजे पर थे। भाई ने दरवाजा खोला। उनको बिठाने के बाद भाई फारिया भाभी को बुलाने गए कि बाहर आओ, मेरा दोस्त और उसकी बीवी आए हैं। पहले कितनी ही देर वो बाहर ही ना आई। फिर जैसे ही वो लाउंज में आई तो रिजवान को देखकर उसका रंग जर्द पड़ गया। खुद रिजवान भी हैरान हुआ कि ये औरत यहां क्या कर रही है। भाई ने तारुफ करवाया तो रिजवान ने बताया, ये मशहूर जमाना जरी बेगम है, जो एक कोठे वाली है। एक दिन इससे किसी का कत्ल हो गया था। ये कराची से भाग गई थी। कहाँ गई किसी को पता न चला। ये सब सुनकर भाई के कदमों तले से जमीन ही निकल गई। रिजवान ने उन्हें संभाला और साथ ही पुलिस को कॉल की। सब कुछ इतनी अचानक हुआ कि फारिया भाभी को भी कुछ समझ ही ना आया और वो उसकी ममा और उसका नकली मामू तीनों गिरफ्तार हो गए। भाई ने सारी हकीकत जान लेने के बाद फारिया को तलाक दे दी। 2 माह तक भाई यूं ही भटकते रहे और बीमार रहने लगे। फिर एक दिन रिजवान भाई
बाबा के पास आया और उन्हें सारी बात बताई, जिससे बाबा का बीपी हाई हो गया। इतने होनहार बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा। बहुत रोका था सबने, पर तब भाई पर मोहब्बत का भूत सवार था। बाबा उसी वक्त रिजवान के साथ गए और भाई को घर ले आए। ममा उस दिन बहुत खुश थीं। भाई के लिए मजे मजे के खाने बना रही थीं। भाई घर पर आए तो सर नहीं उठा रहे थे। ममा ने उनका माथा चूमा और अपने गले से लगा लिया। भाई रोने लगे। उनका दिल बुरी तरह से टूटा था। शायद वो अब कभी औरत जात पर यकीन न कर सके। सबकी आंखें नम थीं। भाई सबसे मुआफी मांग रहे थे, पर जैसे ही नजर पीछे खड़े वजूद पर पड़ी, सब बुत बन गए। वहां निदा खड़ी थी, लाल दुपट्टा ओढ़कर। बाबा ने ताया अब्बू से बात की थी। वो जानते थे कि इस वक्त उनके बेटे को सिर्फ निदा ही संभाल सकती है। बाबा ने भाई को मुआफ करने की यही शर्त रखी। उन्हें उसी वक्त निदा से निकाह करना होगा, जिस पर भाई ने सर झुका दिया। वो अब मजीद माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना चाहते थे। निदा का बहुत बड़ा दिल था, सब कुछ जानते बूझते हुए भी। जियाद भाई से शादी कर ली। ममा जल्दी से आगे बढ़ी और निदा से गले मिली। निदा, जो अब निदा भाभी बन गई थी, गोया मेरी खुशी की इंतहा ही कोई न थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सब ठीक हो गया है। जियाद भाई घर आ गए और निदा मेरी भाभी बन गई। ममा निदा भाभी और भाई को उनके कमरे में छोड़कर आईं और बाकी सब ने मिलकर वलीमा करने का सोचा। पर मैं जिद पर अड़ गई कि मेरा एक ही भाई है। पहले मेहंदी ढोल की होगी, मेरी सब दोस्तें आएंगी, खूब हल्ला गुल्ला होगा। ममा ने डांट दिया, पर बाबा मान गए और कहा कि कुछ दिनों तक की मोहलत दो जियाद को। मुझे पूरा यकीन है कि निदा उसे संभाल लेगी। वो फिर से मुस्कुराने लगेगा। अभी ये सब फंक्शंस मुलतवी कर दो। मेरा दिल बहुत उदास हुआ, पर दूसरी तरफ अपने भाई को इस हालत में देखकर मैं कोई खुशी भी नहीं मना सकती थी। अपने कमरे में आकर जल्दी जल्दी भाई की खुशियों की दुआ की। वक्त का काम गुजर जाना होता है। ये कभी किसी इंसान पर एक जैसा नहीं रहता। बिल्कुल वैसे ही 1 साल का अरसा लगा निदा भाभी को भाई के दिल में जगह बनाने और उनका दिल और उनका एतमाद जीतने में। अब भाई फिर से मुस्कुराने लगे थे। बाबा भाई को देख देख कर जीते थे। उनका इकलौता बेटा उनका बाजू था। मुझे बहुत गिला रहता बाबा से। जब भाई बाजू है तो मैं क्या हूं? मुझे पैदा ही क्यों किया? हर रोज दिन में 50 बार मेरे अंदर का एक्टर जाग जाता था। बाबा कितनी ही देर हंसते रहते। वो कहते कि ज़ियाद, अगर बाजू है तो तुम मेरा दिल हो, मेरा जिगर हो। इंसान बाजू के बगैर तो जिंदा रह सकता है, पर दिल के बगैर नहीं। जिस पर कभी मैं रो देती, कभी अकड़ के मारे भाई के सामने मजीद फैल कर चलने लगती। बाबा की आवाज को रिकॉर्ड कर लेती, भाई को जलाने के लिए उनको व्हाट्सएप करती। कभी सोते में उनके कान के साथ लगा देती, जिस पर भाभी देर तक हंसती रहती। एक अरसे के बाद हमारे घर में भी खुशियों ने डेरा डाला था। अब भाभी को उनके घर भेजा गया। बाकायदा रिश्ता मांगा गया। जियाद भाई के नाम की अंगूठी पहनाई गई। सब नाना करते रहे, पर मेरी जिद के आगे किसी की एक ना चली और ताई अम्मी नाराजगी जाहिर करती कि भला 1 साल बाद, वो भी निकाह के बाद, ऐसी फजूल रस्मों का क्या तुक बनता है। मैं ताया अब्बा की हमेशा से लाडली। वो मुझे फुल सपोर्ट करते और ताई अम्मी को कहते कि हर लड़की का ख्वाब होता है मंगनी शादी, और जैसे निदा की शादी हुई, क्या वो शादी थी? अब अगर ये सब हो रहा है तो होने दो, तुम्हारा क्या जाता है? जिस पर वो खामोश हो गईं और शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगीं। निदा भाभी सच में अपना हर अरमान पूरा कर रही थीं। मेहंदी पार्लर, भाई के साथ जाकर उनकी पसंद की शॉपिंग भी। भाई तो दोबारा पहले वाले जियाद बन गए थे। ममा उन दोनों को देखकर ढेरों दुआएं देती। निदा भाभी का शुक्रिया भी अदा करती कि जिन्होंने उस वक्त भाई का साथ दिया और उन्हें फिर से मोहब्बत करना सिखा दी। भाई और निदा भाभी की मेहंदी की रस्म एक साथ की गई। मैंने खूब ढोलक बजाई। ताई अम्मा ने मुझे मिठाई लाने के लिए भेजा। जहां मेरा टकराव किससे हुआ किससे नहीं, मैं देखना ही गवारा न किया और सॉरी करते हुए आगे बढ़ गई। बाद में पता चला कि वो ताया अब्बा के दोस्त का बेटा साइम था, जिसका सर फोड़ कर आई थी। खैर खैरियत से भाई की शादी हुई। पूरे घर को फूलों से सजा दिया था। वलीमे पर भी साइम आया। मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में मेरे लिए एक चमक थी। मैं सदा की भोली इग्नोर करती रही, क्योंकि मुझे तो
सिंगर, डॉक्टर या फिर वकील बनना था। हर रोज मेरे शौक बदल जाते थे। हालांकि अब पक्का इरादा किया था कि मुझे सिंगर ही बनना है, पर अभी जो ख्याल जहन में आया वो सिंगर का था। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई। अब आगे मुझे क्या करना था ये बातचीत चल रही थी। जब भाभी ने कहा कि अब तुम्हें सिर्फ दुल्हन बनना है क्योंकि तुम्हारा रिश्ता आया है अब्बू के दोस्त के बेटे का, उन्होंने बड़े खलूस से तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मैं बेहोश होने को थी। ममा ने कहा कि अच्छा है, शादी कर दे, मेरी जान छोड़ दे। अब इसके रिश्ते के नाम पर फिर से ड्रामे शुरू हो जाएंगे। एक बात कान खोल कर सुन लो, हमने रिश्ते के लिए हां कर दी है। सुबह तुम्हारी मंगनी सादगी से हो जाएगी, जाकर तैयारी करो। मैं ये सब सुनकर मरने वाली हो गई। न किसी को देखा, न बातचीत हुई, सीधा ही रिश्ता भी कर दिया। और कल शाम मेरी मंगनी, मुझसे पूछे बगैर। अभी कुछ प्लान ही बना रही थी कि भाभी आ गईं। उन्होंने मुझे कुछ तस्वीरें व्हाट्सएप की और कहा कि साइम बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, और ये रिश्ता भी साइम की मर्जी से ही आया है। मैं यकटिक भाभी को देख रही थी, मेरे कुछ भी पल्ले न पड़ा। जैसे ही तस्वीर देखी मैं सब समझ गई। ये वही सायम है जो भाई की शादी पर मिला था। अब उस टक्कर का बदला लेने के लिए मुझसे रिश्ता जोड़ रहा है। पर दिल के किसी कोने में एक अक्स बनने लगा। दिल ने हां कही। एक अजीब सी खुशी ने सरशार कर दिया। अगले दिन घर वालों से पहले उठकर पार्लर चली गई। मम्मा जब उठी, मेरे कमरे में देखा तो मैं वहां मौजूद न थी। वो घबरा गईं। जल्दी से बाबा के पास गईं जो बाहर लॉन में बैठे थे। सुबह के 10 बजे जैनी कहाँ चली गई? वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी। कहीं वो घर से भाग तो नहीं गई? बाबा ने अखबार रखा और खा जाने वाली नजरों से मम्मा को घूरा। बाबा ने बताया कि हर किसी की शादी पर हम सबसे पहले वहां पहुंची होती है, और आज तो उसकी अपनी मंगनी होने जा रही है। वो मेरी बेटी है, तुम्हारा बेटा नहीं, जो मान ही नहीं रखेगा माँ बाप का। रात जब बाबा कमरे में आए तो बाबा ने कहा कि मुझे लगा कि तुम साइम के साथ खुश रह सकती हो, इसीलिए एक बाप की हैसियत से मैंने हाँ कर दी। अगर तुम्हें एतराज है तो मुझे बता दो। मैं बाबा का हाथ पकड़ लिया। बाबा, जैसा आप चाहेंगे वही होगा। मुझे पता है कि माँ बाप कभी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते। जिस पर बाबा ने मेरा हाथ चूमा और मुझे ढेर सारी दुआएं दी। उस रात मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। ममा की जान में जान आ गई, पर बाबा ममा की घर से भाग जाने वाली बात पर गुस्सा हो गए। वही ममा ज्यादा भाई वाली बात पर मुंह बनाकर चली गई। कब मंगनी और कब शादी हुई मुझे तो होश ही न रहा। बाबा ने ठीक कहा था, सायम अब बहुत अच्छा और एक आइडियल शौहर था। उसकी ममा की डेथ हो चुकी थी। वो आज भी मां की कमी शिद्दत से महसूस करता था। उसके बाबा भी बहुत अच्छे थे, पर कम गो थे। मैं बोल बोल कर साइम के सर में दर्द कर देती थी। मुझे गाने का बहुत शौक था, जिस पर साइम ने इजाजत दी कि मैं अपना शौक पूरा कर सकती हूँ। पर न जाने साइम से शादी के बाद मेरा हर शौक खत्म हो गया था। अब मैं नित नए खाने बनाने लगी थी। साइम बहुत अच्छा खाना बनाता था। बहुत सी नई डिशेस मैंने साइम से सीखी थी। हमारी जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी। वहीं एक भौचाल आ गया। मैंने एक ख्वाबों भरी जिंदगी गुजारी थी, जिसकी हर लड़की ख्वाहिश करती है। माँ बाप के घर भी राज किया, ससुराल आकर भी मेरा राज था। मगर कुछ दिनों से एक बूढ़ी औरत, 50 साल के लगभग होगी, वो हर रोज हमारे घर आती। मैं कई बार उसको पैसे दिए, जिनको लेने से उसने इनकार कर दिया। एक दिन साइम को बताया। वो औरत कहती है कि ये उसके बेटे का घर है। साइम ने हंसकर टाल दिया कि पागल होगी, और वो वाकई देखने में पागल ही लगती थी। मेरे शौहर जब घर पर होते, एक 50 साल की बूढ़ी औरत हमारे घर आ जाती और मेरे शौहर को कहती कि वो उसकी माँ है, मुझे अपने घर पनाह दो। मेरे शौहर उस औरत को पागल समझकर कुछ पैसे दे देते और वो नम आंखों से चली जाती। लेकिन एक दिन वो औरत हमारे घर दाखिल हो गई। तब मेरे ससुर भी वहीं मौजूद थे। औरत को देखकर मेरे ससुर का रंग फक हो गया और फौरन घर से निकल गए। मुझे शक हुआ और मैं अपने ससुर के पीछे गई, और फिर मैं देखकर हैरान रह गई कि मेरे ससुर एक कब्र पर बैठे रो रहे थे। वो कब्र साइम की मरहूम वालिदा की थी। मेरे ससुर रो रहे थे, पर उन्होंने मुझे देख लिया और फिर हम दोनों आगे पीछे घर में आ गए और सारी हकीकत में जान गई थी। अब चाहती थी कि मेरे ससुर सब कुछ खुद ही अपने बेटे को बता दें तो अच्छा है, क्योंकि जब सच्चाई कोई तीसरा बताता है
तो दोनों रिश्तों में दरार पड़ जाती है। बस अब इंतजार था कि कब मेरे ससुर ये सच्चाई साइम को बताएं। कुछ ही दिन वही औरत दोबारा आ गई। मेरे ससुर ने मुझे और साइम को बुलाया और बताया, मैं और तुम्हारी माँ कजिन थे, पसंद की शादी हुई पर किस्मत के आगे हार गए। 10 साल तक औलाद ना हुई क्योंकि तुम्हारी माँ कभी मुझे औलाद नहीं दे सकती थी। फिर तुम्हारी माँ के दबाव में और जिद में आकर उसकी दोस्त शुमाइला से मैंने शादी कर ली। वो एक बहुत अच्छी बीवी साबित हुई। तुम्हारी माँ को औलाद चाहिए थी। शुमाइला से औलाद लेने के बाद उसको छोड़ देने की शर्त रखी गई थी, वरना तुम्हारी माँ खुदकुशी कर लेती। चूंकि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, मैं तो दूसरी शादी भी नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारी माँ के जोर जबरदस्ती से आखिर मैंने शादी कर ली और अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा दिया। शुमाइला को अभी होश नहीं आया था। मैं और तुम्हारी माँ बेटे को लेकर वहां से निकल गए, शहर बदल डाला और यहां आकर मकीम हो गए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सगी औलाद से बढ़कर प्यार दिया, तुम्हारी परवरिश की, पर अफसोस वो खुद गर्ज हो गई थी। मुझे तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम ली थी कि मैं कभी लाहौर नहीं जाऊंगा, कभी शुमाइला की खैर खबर नहीं दरियाफ्त करूंगा। उसने एक बार भी ना सोचा कि जिस औरत की कोख उजाड़ दी उसकी क्या हालत होगी, वो जिंदा भी होगी या मर गई होगी। आहिस्ता आहिस्ता हम तुम्हारी हंसी और तुम्हारी शरारतों में इतना खो गए कि तुम्हें जन्म देने वाली को ही भूल गए। तुम्हारी माँ को कैंसर था। हमें यह बात उसके मरने से 2 माह पहले ही पता चली, जब उसने कहा कि अगर कभी शुमाइला मिले तो उससे मेरी तरफ से मुआफी मांग लेना, वो बहुत बड़े दिल की है। मैं दोस्ती दोस्ती में उसके साथ धोखा कर गई, वो मुझे मुआफ कर दे। यह औरत जो पिछले कई माह से तुम्हारे दर पर आ रही है, ये कोई और नहीं बल्कि वही शुमाइला है जिसने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी असली माँ। सायम अब रो रहा था। मेरी भी आंखें नम थीं। कैसे लोग किसी की गोद खाली कर देते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं और फिर दूसरों से कहते फिरते हैं कि दुआ करना कि मुझे सुकून नहीं आता। मेरे ससुर उस औरत शुमाइला जो मेरी सास थी, उसके आगे हाथ जोड़े खड़े थे और वो हिचकियों से रो रही थी। उन्होंने वाकई मेरे ससुर को ये कहकर मुआफ कर दिया कि अपने बेटे के सदके मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मुआफ कर देती हूं। वो पलट गई। जैसे ही घर की दहलीज पर पहुंची, साइम ने उनको मां कहकर आवाज दी। उन्होंने पलट कर देखा, साइम भागता हुआ उनके सीने से लग गया और दोनों कितनी ही देर रोते रहे। शुमाइला जो अब मेरी सास थी, वो अपने बेटे का दीवानावार मुंह चूम रही थी, कभी हाथ चूमती और कभी मुंह। उन्होंने बहुत दुख सहे थे, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की थीं। साइम उनको लेकर अंदर की जानिब बढ़ गया और उनसे मेरा तारुफ करवाया, जिससे वो निहाल हो गईं और हम तीनों मुस्कुराने लगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।